प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज है सवाल का स्पेशल ईद एपिसोड। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब। बहुत सारी खबरें जमा हुई हैं ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 1 वीक, उस पर भी बात करेंगे। और उसके अलावा आगे जो मुज़ाकरात की गुफ्तगू होती है वो किस तरह से 27 तारीख तक कोई चीज़ कॉन्क्रीट सामने नज़र आ रही है या नहीं आ रही, ये भी पूछेंगे खान साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी, ईद मुबारक। जी वालेकुम सलाम, खैर मुबारक। कैसी ईद है? अच्छा, अपोजिशन वाली ईद ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं या हुकूमत वाली ईद ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे? चैलेंज वाली ईद ज़्यादा इंजॉय करता हूँ, क्योंकि ज़िंदगी में जब चैलेंज ज़्यादा हो तो आप फिर आपके अंदर वो सलाहियतें निकलती हैं चैलेंज का मुकाबला करने के लिए। तो ये बड़ी चैलेंजिंग हमारे चंद हफ्ते गुजरे हैं। जो घर पे मेरे अटैक हुआ, 2 दफ़ा अटैक किया, और फिर ये जो प्लान किया हुआ है अबडक्शन का, अरेस्ट का नहीं, अबडक्शन का, कि अगवा करके ले जाएं। अब तो ये फंडामेंटल राइट्स की वायलेशंस का ये हिसाब है कि पहले इंसान को पकड़ते हैं, ये जिस तरह अली अमीन हो गया, हसान न्याजी हो गया, फवाद चौधरी, पहले पकड़ते हैं और फिर वारंट दिखाते हैं, और फिर एक बेल लेते हैं तो फिर दूसरी कर देते हैं। तो सिर्फ हमारी इस वक्त पार्टी इस दौर से गुजर रही है जिधर किसी किस्म के हकूक नहीं है, विक्टिमाइजेशन है, केयर टेकर गवर्नमेंट जो न्यूट्रल होती है वो सबसे ज़्यादा बायस्ड और ओपनली जुल्म कर रही है। तो एक बड़ी हमारी सारी पार्टी के लिए चैलेंजिंग ईद, तो ये हमारे लिए उस तरह की ईद नहीं गुजरी जो एंजॉय करने वाली ईद है। अच्छा, अभी तो थोड़ा सा आगे बढ़ के जो अहम इशू सामने आ रहा है वो तो 14 मई के इलेक्शन का है ना, आपको वो होते दिखाई दे रहे हैं? देखिए जी, हमारी तो पूरी तैयारी है। हम इनफैक्ट कल रात हम लॉन्च कर रहे हैं अपनी इलेक्शन कैंपेन। हमने तो तकरीबन टिकट्स दे दिए हैं, अपील्स के फेज में हूँ राइट नाउ। जो लोगों ने अपील्स की हुई हैं उनको हम अब प्रोसेस कर रहे हैं, 26 तक वो भी क्लियर कर देंगे। लेकिन हम तो पूरी तरह इलेक्शन की तैयारी में हैं। लेकिन हो रहे हैं ये नहीं हो रहे? कोई तैयारी तो आप भी कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी भी टिकट दे रही है, पीएमएल नहीं दे रही बाय द वे। तो क्या उनको कुछ ऐसी बात पता है जो आप लोगों को नहीं पता, वो टिकट नहीं दे रहे और वो तैयार नहीं? देखिए, पीएमएल का इलेक्शन से भागना तो मुझे समझ आ रहा है। वो इसलिए कि वो बिल्कुल उनकी पार्टी क्रैश कर गई है। ये अब हलकों में जाएंगे तो उनको पता चलेगा कि इस वक्त कितनी नफरत है इनसे, क्योंकि इन्होंने जो पाकिस्तान से किया है। और अभी तो पंजाब का इलेक्शन है, तो पंजाब के लोगों में जब ये निकलेंगे तो इनको पता चलेगा कि लोग इनसे नफरत क्यों कर रहे हैं। देखिए, 1 साल पहले सिर्फ कीमतें देख लें, लेकिन आम आदमी को क्या चीज हिट करती है? सबसे ज्यादा हिट करती है उसको महंगाई, क्योंकि और खास तौर पे खाने की पीने की चीजें। तो जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है, जो एक आम आदमी चीजें इस्तेमाल करता है, वो अब फिगर है कि 47.2% पे पहुंच गई है, जो फिर से सारा रिकॉर्ड टूट गया महंगाई का। और वो महंगाई की चीजें जो आम लोगों को अफेक्ट करती है, खाने पीने की चीजें। अब अगर इस तरह की महंगाई है और ये 1 साल पहले पाकिस्तान किधर खड़ा था और आज किधर खड़ा है, तो एक बहुत बड़ा पब्लिक का रिएक्शन आ रहा है। इसकी वजह से ये भाग रहे हैं इलेक्शन से, इसकी वजह से ये हर कोशिश करेंगे किसी तरह इलेक्शन से निकले। और सुप्रीम कोर्ट ने डेट दे दी है 14 मई, तो हमने तो 14 मई से आगे नहीं इनको जाने देना, क्योंकि अगर इन्होंने कोई और, जिस तरह इन्होंने अटैक किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट पे, जो ये जबान इस्तेमाल कर रहे हैं चीफ जस्टिस, उनकी फैमिली, ये अगर ये समझते हैं कि अब ये प्रेशराइज करके सुप्रीम कोर्ट को किसी तरह निकलेंगे, मैं अभी से ही अपनी सारी पार्टी को, अपनी कौम को तैयार कर रहा हूं। हम अब पब्लिक वो मूवमेंट कराएंगे पाकिस्तान में अपने आइन और अपने सुप्रीम कोर्ट के लिए, जो कभी पाकिस्तान में पहले नहीं देखी होगी। लोग भूल जाएंगे लॉयर्स मूवमेंट। लेकिन लास्ट टाइम लॉयर्स मूवमेंट में खान साहब एका बहुत था, इतनी डिवाइडेड लॉयर कम्युनिटी, इतना डिवाइडेड इस वक्त जो पूरी अदलिया के अंदर तकसीम है, क्रैक्स नजर आ रहे हैं। तो कैसे लॉयर मूवमेंट की तरह की कैसे मूवमेंट चलेगी इस वक्त? देखिए मारिया, ये जो माफियाज होते हैं ना, ये ऑपरेट करते हैं डिवाइड एंड रूल। ये अंदर से तकसीम पैदा करते हैं, ये लोगों को खरीदते हैं या लोगों को डराते हैं। इनकी इस तारीख ये है, ब्लैकमेल करते हैं लोगों को, टेपें बनाई हुई हैं। वो मरियम बड़ी कहती है कि मैंने टेप्स बनाई हुई हैं। हर किस्म का ये माफिया स्टाइल है, ये पॉलिटिशियंस नहीं करते। टेलीफोन ऑडिट, वो उनकी टेलीफोन कॉन्वर्सेशन पब्लिक है, वो कर देते हैं। हालांकि मैं तो आज सुप्रीम कोर्ट को कहूंगा कि मेरा 8 महीने से मेरा केस पड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, कि ये मैं एज प्राइम मिनिस्टर मेरी कॉल्स ये टेप करते थे और फिर रिलीज कर दे एज प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ
जब तक कोई सुप्रीम कोर्ट स्टेप इन, ये फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन है। खान साहब, इस वक्त इशू ये है कि एक फुल कोर्ट की सबकी तरफ से ख्वाहिश थी, पीटीआई ने भी ऑन रिकॉर्ड कहा कि फुल कोर्ट बना दें, लेकिन अदालत के सामने आपने इस्तदा नहीं की। अगर पीटीआई अदालत के सामने इस्तदा करती कि फुल कोर्ट बना दें, आपका वकील जाके कहता, तो बहुत सारी कंट्रोवर्सी से शायद बच जाते, बेहतर हो जाता ये, क्योंकि इशू आपका लेजिट है, कंट्रोवर्सी उसके इर्द गिर्द इतनी बड़ी बन गई कि इशू साइडलाइन हो गया। सुप्रीम कोर्ट के बेंच का जब फैसला आ गया, अब इसको इस बुनियाद के ऊपर आप कहें कि ये ठीक नहीं है, उसको क्वेश्चन करें, क्योंकि फुल कोर्ट है या 3 बेंच है। कितनी दफा 3 बेंच या 5 बेंच ने फैसला किया है जिसके ऊपर लोगों ने एक्सेप्ट किया? कितनी दफा सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है। इशू ये सिर्फ एक है कि क्या आइन कहता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस होने चाहिए या नहीं। यहां लॉयर्स राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, सारे पाकिस्तान के टॉप वकील बैठे हुए थे, सब क्रॉस पार्टी लाइंस। एक एक वकील ने कहा कि ये डिस्प्यूट कर ही कोई नहीं सकता कि असेंबली जब डिसॉल्व होती है उसके 90 डेज के बाद इलेक्शन हो। ये उस चीज के ऊपर स्मोक स्क्रीन डालने के लिए ये शुरू हो गया कि जी वो सो मोटो होना था या नहीं होना था। जब इनके लिए सो मोटो किया गया था, हमारी जब गवर्नमेंट गिराई गई थी, तब भी तो सो मोटो एक्शन लिया गया था, तब भी तो 12 बजे अदालतें खुली थी, तब तो ये उन्होंने तारीफें की थी, इनकी जरा स्टेटमेंट्स देख ले। अब वही सुप्रीम कोर्ट, वही जजेस सो मोटो लेके 90 डेज इलेक्शन के ऊपर इंटरप्रिटेशन, जो इसको कोई डाउट ही नहीं कर सकता, उसको कंट्रोवर्शियल क्यों करें, इलेक्शन से भाग रहे हैं। देखिए सारा मारिया इसके पीछे क्या है, बदनीयती। इलेक्शन से इनको खौफ आया हुआ है, डरे हुए हैं इलेक्शन हारने के, उससे भागने के लिए सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोवर्शियल करेंगे। इन्होंने असेंबली में जिस तरह की तकरीरें की हैं अदलिया के खिलाफ, हमारे अगेंस्ट जब फैसला किया था सुप्रीम कोर्ट ने, मुझे एक बता दें कि मैंने कभी कोई तनकीद की हो सुप्रीम कोर्ट की। हमने 12 बजे के ऊपर हम अपसेट हुए थे कि रात को 12 बजे, लेकिन हमने कभी उसको ऑब्जेक्ट नहीं किया जब उन्होंने हमारी गवर्नमेंट गई सो मोटो पे। उसकी इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ी सी आप लोगों ने ताखीर की थी, लेकिन अभी मुझे ये बताइए ना खान साहब कि इतना सारी जो कंट्रोवर्सी बकौल आपके भी और हम देख भी रहे हैं क्रिएट हो रही है, तो ये तो अक्टूबर में भी इलेक्शन नहीं करवाने, आपको कोई खौफ है कि अक्टूबर में भी इलेक्शन ना हो शायद? इनका देखें, इनकी तो सीधी इनका प्लान वाज़ेह है। प्लान ये है कि तहरीक इंसाफ को, ये जो लंदन प्लान मैं कहता हूँ, नवाज शरीफ को श्योरिटी दिलवाई गई थी कि हम तहरीक इंसाफ को खत्म करेंगे। 145 केसेस मेरे ऊपर कर दिए हैं, सारे हमारे टॉप लीडरशिप के ऊपर केसेस किए हैं, लोगों को पकड़ पकड़ के जेलों में डालते हैं, खौफ फैलाते हैं। मेरा सिर्फ पॉइंट ये है कि ये जो लंदन प्लान था, इसमें हमें कमजोर करना था, केसेस करने थे, हमें उलझा देना था अदालतों में, और इनके सारे केसेस, और इनको पूरी स्टेट मदद कर रही है। मरियम के जलसे जरा देखें, पूरी प्रोटोकॉल मिल रहा है, सारी पंजाब गवर्नमेंट उसकी मदद कर रही है। कभी तो केयर टेकर को पूरा इस्तेमाल करें उनको जिताने के लिए, इलेक्शन कमीशन उनके साथ मिली हुई है, और हमें कमजोर करना है। और जब हम इतने कमजोर हो जाएंगे, अगर अक्टूबर तक हुए तो अक्टूबर में इलेक्शन करवा देंगे, अगर ना हुए इन्होंने आगे ले जाना इलेक्शन। और हो सकता है आपको नाअहल भी करा दें, ये भी तो ऑन द कार्ड्स। लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे बननी है कि ना नवाज शरीफ होंगे ना इमरान खान साहब होंगे, फिर हो जाए इलेक्शन अक्टूबर में, फिर तो मे भी बेशक हो। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब होता है कि कानून के सामने सब एक बराबर। यहां क्या है कि नवाज शरीफ कन्विक्टेड आदमी जो अभी तक नहीं बता सका कि अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज लंदन में किधर से आई उसके और उसके बच्चों के, वो भी बच्चे भी भागे हुए हैं, ये भी भागा हुआ है, इनका मुंशी भी भागा हुआ था, उनकी भी अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज है। यहां से पैसा चोरी करके बाहर लेके गए हैं, बता नहीं सकते, उनको उसी कैटेगरी में खड़ा कर दिया है कि जी इमरान खान बताए कि उसको ये या तो दहशतगर्दी केसेस, अब फॉरेन फंडिंग केस है, वो खत्म हो गया केस, फॉरेन फंडिंग केस हाई कोर्ट ने खत्म कर दिया, उसके ऊपर हमें उन्होंने कहा कि नायल हो जाएगा। अब रह गया तोशा खाना का केस। मैं चाहता हूं इसकी ओपन हियरिंग हो पब्लिक के सामने, सारी अवाम को पता चले कि तोशा खाना में किसने लीगली काम किया, कि उन्होंने नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मरियम ने गाड़ियां चोरी की है तोशा खाना से, सजा तो इनको होनी चाहिए, फंस खुद गए हैं। तो फंडिंग के अंदर भी ये फंसेंगे, जिस दिन इनकी बताएं कि इनकी पार्टी की फंडिंग किधर से आई है, तोशा खाना में भी फंसेंगे। ये इलेक्शन की जो बात करते हैं कि जी एक ही दिन इलेक्शन होना चाहिए, गवर्नमेंट बार बार ये कह रही है ना, उस पर पीटीआई की क्या पोजीशन है? एक ही दिन होना चाहिए या होने दे तजर्बा भी? ये 2 अलग असेंबलियां हैं, उनके इलेक्शन होने दे, फर्स्ट टाइम फॉर एवरीथिंग। देखिए मैंने मारिया, जब पहले तो जरा हिस्ट्री पे आ जाए
जैसे जैसे ही इन्होंने रिजीम चेंज की, जब हमें पता चला, मैंने इलेक्शंस कॉल कर दिए। क्यों किए? क्योंकि बजाय आप ऑक्शन के जरिए गवर्नमेंट बनाएं, आप लोगों के जमीर खरीदें, 25-25 करोड़ रुपया दे के उनको अपने साथ मिलाएं, बजाय वो करने के एक इलेक्शन अनाउंस करें, पब्लिक फैसला कर ले किस पार्टी को वो चाहते हैं। इन्होंने सो मोटो लेके सुप्रीम कोर्ट ने और हमारे खिलाफ फैसला कर दिया, हम ऑपोजिशन में चले गए। जब इकोनॉमी गिरनी शुरू हुई तो मैंने ये एक ही चीज की कि देखें, जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, इकोनॉमी स्टेबलाइज नहीं करेगी, तो इलेक्शंस कॉल करें। जब इकोनॉमी गिर रही थी तो इन्होंने, हमने जब इनसे, हमें कहते कि जी आप हमारी वजह से इकोनॉमी गिर रही है, हमने क्या किया? हमने कोई एक स्ट्राइक कॉल नहीं दी, कहीं हमने इकोनॉमी को नुकसान नहीं पहुंचाया, हमने तो जल्द से ही किए। सर आप कीमतें फ्रीज कर गए थे ना पेट्रोल की, वो कहते हैं फिर वो डिरेल हो गया IMF प्रोग्राम में, दोबारा मिन्तें करनी पड़ी, दोबारा उनको ऑन बोर्ड लाना पड़ा, वो फिर आके डार साहब ने फिर नाराज कर दिया, वो मिन्तें ही चल रही, अभी तक उस वक्त की मिन्तें चल रही हैं जो डिरेल करके। देखिए, मैं इनके झूठ के ऊपर हर रोज मुझे हैरत होती है। सबसे पहले हमने पेट्रोल की कीमतें फ्रीज क्यों की थी? क्योंकि हमने रशिया से जाके डील कर ली थी। हमने रूस के साथ बैठ के, जिस तरह हिंदुस्तान को 40% डिस्काउंट पे पेट्रोल मिल रहा है, तेल मिल रहा है, हम उससे, मैंने 3 घंटे की प्रेसिडेंट पुतिन से मीटिंग की। मैंने उसको बताया कि हमारे मुल्कों को बड़ा नुकसान पहुंच रहा है, ये जो आपकी कॉन्फ्लिक्ट है यूक्रेन के साथ, तेल की कीमतें ऊपर चली गई हैं, हमारा तो गुर्बत बढ़ जाएगी। उसने अपना मिनिस्टर भेजा पेट्रोलियम का, हमारे अजहर के साथ शाम को मीटिंग हुई, उन्होंने वहां अग्री किया कि हम आपके साथ पूरी आपको कंसेशन में पेट्रोल देंगे। हमने उसके बेसिस पे फ्रीज कर दी कि जैसे हमें सस्ता तेल आएगा तो हम अपने लोगों को महंगाई से बचा लेंगे। इन्होंने आके अमेरिका के डर के, इन्होंने आके उसके ऊपर अब 1 साल के बाद करेंगे जी हम रूस से सस्ता तेल ले रहे हैं, और जबकि तेल की कीमत नीचे आ गई है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मुज़ाकरात की बात हो रही है, एकदम से सिराजुल हक साहब आते हैं, एक्टिव होते हैं, वो आपसे मिलते हैं, फिर जरदारी साहब वहाँ से अपने ताहदियों से बातचीत कर रहे हैं। कोई राब्ता फॉर्मली PDM की क़यादत की तरफ से हुआ है PTI की क़यादत के किसी भी लेवल पर? कोई राब्ता नहीं हुआ। असद कैसर साहब से भी नहीं हुआ राब्ता? असद कैसर तो मैंने उसको दिया ही नहीं ये मैंडेट बात करने का। मेरा मैंडेट था शाह महमूद कुरैशी को। शाह महमूद कुरैशी से कोई अभी तक राब्ता नहीं किया। और मुझे जो लग रहा है ये कि जो मेरा खौफ है, क्योंकि ये इलेक्शन, मुझे पता है इनकी नीयत क्या है, ये इलेक्शन से भाग रहे हैं, मुझे खौफ ये है कि ये मुज़ाकरात को इस्तेमाल करेंगे डिले करने के लिए। हम इस चीज के ऊपर अड़े हुए हैं कि 14 मई से आगे पंजाब का इलेक्शन नहीं जाएगा, सुप्रीम कोर्ट फैसला कर बैठा है। इनको हमने कहा कि अगर आपके पास कोई प्रपोजल है जॉइंट इलेक्शन की तो हम कर देते हैं। तो मैंने जब कहा, हमने अपनी जब गवर्नमेंट्स कराई थी वो तब कराई थी, इन्होंने इनके सारे लीडरशिप्स आप अपने प्रोग्राम पे भी दिखा सकते हैं, इन सब की स्टेटमेंट्स हैं कि अगर आप इलेक्शन चाहते हो तो अपनी गवर्नमेंट्स करा दें। सारे इनके चौब, मरियम का, ये खान अब्बासी, इनके मेन जो 4-5 लीडर्स, उस सब ने स्टेटमेंट्स दी। बाजवा से जो मेरी मीटिंग हुई डॉक्टर अलवी के साथ, बाजवा ने मुझे कहा कि अगर आप इलेक्शन चाहते हैं तो अपनी गवर्नमेंट करा दें। अच्छा। हमने अपनी गवर्नमेंट करा दी। उसके बाद वो जिस तरह बच्चे नहीं होते हमारे जमाने में जब हम क्रिकेट खेलते थे, वो जब मैच हारने लगे ना तो वो जो रोंदू टीम, वो विकेटें उठा के भाग जाते थे। अब ये विकेटें उठा के भागे, वो हम कह रहे हैं वापस आओ मैच खेलना चाहते हैं, वो मैच से भाग रहे हैं। मुझे ये है कि ये टाइम बाय कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ डिलेइंग टैक्टिक्स कर रहे हैं कि किसी तरह हम 14 मई से निकलें और उसके बाद जाके ना ये फिर अक्टूबर से भी आगे इलेक्शन। ये क्या प्रपोजल है कि कुछ कौमी असेंबली के इंतखाबात पहले ले आए, कुछ वीक्स, कुछ महीने, ये इलेक्शन जो सूबाई असेंबली के उनको थोड़ा आगे कर लें, कोई कंसेंसस डेट आ जाए, वन टाइम पार्लियामेंट में जाके एक आईनी तरमीम कर लें कि भाई ये अनयूजुअल हालात थे तो हमें अभी इस मर्तबा इलेक्शन हमने किए आगे, लेकिन आइंदा ऐसे नहीं होगा, और निकला जाए इस सूरत हाल से। कोई प्रपोजल तो दे। अगर तो सिर्फ ये डिले है टाइम बाय करने के लिए, तो वो तो हम अड़े हुए 14 मई पे, हमने उससे नहीं आगे हटना, क्योंकि ये ट्रैप है। जब आप सुप्रीम कोर्ट और 90 डेज और कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर निकलते हैं, फिर तो अक्टूबर में भी क्यों करवाएं इलेक्शन? अक्टूबर में भी पैसा नहीं होगा, अक्टूबर में भी हालात खराब हो सकते हैं सिक्योरिटी के, फिर तो कोई एंड ही नहीं है। इसलिए हमने 14 मई से आगे नहीं जाना। अगर ये हमें कोई प्रपोजल देते हैं जो जिसको सुप्रीम कोर्ट इंडोर्स करेगा, ऐसी प्रपोजल हो कि जॉइंट इलेक्शन हो जाए और फौरी हो, हम
अच्छा फौरी से क्या मुराद है आपका? कि अभी करें, अभी में करें। सारे तो ज्वाइंट नहीं हो सकते, अगर नहीं। होंगी तो कोई ये थोड़े आगे जाएंगे, कोई पीछे से आएगा। देखे ना, अगर तो ये कहते हैं कि हम फौरी तौर पे अपनी गवर्नमेंट्स, फौरी का मतलब मई में अपनी गवर्नमेंट्स, ये सबसे आसान इलेक्शन करवाना है अपनी, आप नेशनल असेंबली में से रिजाइन, प्राइम मिनिस्टर असेंबली डिसॉल्व कर दे, तो फौरी तौर पे एकदम फिर उसके बाद हो सकते हैं इलेक्शंस, जॉइंट इलेक्शंस हो सकते हैं। जून जुलाई में क्या क्या? हाँ, जुलाई में हो सकते हैं। अगर ये मई में अपनी गवर्नमेंट्स को लाते हैं, फिर हम बैठ के तो बात कर सकते हैं। लेकिन अगर ये ओपन एंडेड छोड़ रहे हैं तो ये तो फिर एक ट्रैप है। सो कोई शराइत भी रखी है आपने कि कोई केसेस खत्म करें और फिर हमारे लोगों को? हमारी शराइत, हमारी सबसे बड़ी शर्त ये है, ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट है इनका मुद्दत खत्म हो गई है, अब ये बिल्कुल ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गई है। 90 डेज के बाद इनकी कोई हैसियत नहीं है, इनको खत्म करके जेन्युइन केयर टेकर लेके आए। जेन्युइन का मतलब ये जो न्यूट्रल हो। ऐसी केयर टेकर गवर्नमेंट तो कोई, यानी इन्होंने सारे हमारे आइन का मजाक उड़ाया। आइन के अंदर केयर टेकर का कॉन्सेप्ट न्यूट्रल है। इन्होंने जो किया इस केयर टेकर गवर्नमेंट ने, हमने तो इसके बाद इन सारों के ऊपर केसेस कर रहे हैं जो मेरे घर पर अटैक्स किए, जो ये किए, ये तो एक कभी, ये तो अगर उनकी भी गवर्नमेंट होती वो भी डरती है ऐसे काम करते हुए। ये जो केसेस वाली बात है, ऑब्वियसली जहां जहां लॉ जो है वो वायलेट हुआ है वहां पे कानून कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जो एक नया पैगाम पहुंचाया जा रहा है, आपने सुना होगा कि बदला लेंगे आप लोग वापस आके, और ये खौफ है। और वो ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड मुलाकातों में ये बात की भी जाती है कि पीटीआई वापस आई तो वो लिस्टें बना रहे हैं, वो सब लोगों के नाम उन्होंने लिख लिए हैं और ऐसे बदले लेंगे हमसे। मारिया देखें, बात सुनिए, देखिए दो किस्म की आप गवर्नमेंट्स बनाते हैं। एक गवर्नमेंट होती है ये जो नवाज शरीफ और जरदारी टाइप, ये इन्होंने हमेशा आके बदले लिए लोगों से। नवाज शरीफ तो इतना सा उसका ज़हन है, छोटे दिल का आदमी है, वो तो कभी किसी को माफ ही नहीं करता। उसने वैसे एक बड़ा फायदा करवाया पाकिस्तान का, जो बाजवा को उसने एक्सटेंशन नहीं दी। आप देना चाहते थे बाय द वे एक्सटेंशन बाजवा साहब को, ये तो मान ले सर, यहाँ पे फिर नवाज शरीफ का फैसला बेहतर। मैं अभी आपको बाजवा के ऊपर भी बात करूंगा, लेकिन मैं पहले आपको कह दूं कि देखें वो जो छोटे ज़हन होते हैं ना, जो ज़ात के ऊपर पॉलिटिक्स करते हैं, वो फिर ऐसी चीज़ें करते हैं कि अच्छा तुमने मुझे फलां साल में ये किया था, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। देखिए मेरा मकसद है पाकिस्तान। मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि मेरा सिर्फ एक इंटरेस्ट है पाकिस्तान में, जो मैं 27 साल पहले लेके चला था, इंसाफ की तहरीक। उसका मतलब होता है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कानून के सामने सब एक बराबर। अगर पाकिस्तान को ठीक करना है, कानून के सामने सबको एक बराबर करना है, बदले नहीं लेना। मेरा मकसद है पाकिस्तान को इस दलदल में जो फंसा दिए से निकलना कैसे निकलेगा, कौम बन के, कानून की बालादस्ती कायम करके। कानून की बालादस्ती ये नहीं कि मैं चुन चुन के किसी से बदले लूं। इन जो आईजीज ने किया है, इन्होंने इनकी जो अपनी ओथ है, जो पुलिस के लॉज है, उसको वायलेट करके इन्होंने हरकत। मेरे घर पे हमला कैसे किया? जब मैं श्योरिटी बॉन्ड दे रहा हूं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का जो आर्टिकल सेक्शन 75 है, वो वाजे करता है कि अगर मुझे अदालत में प्रोड्यूस करना था ना, तो मैं जब इनको श्योरिटी बॉन्ड दे रहा हूं कि मैं खुद ही अदालत में जा रहा हूं, ये अरेस्ट नहीं कर सकते थे। इन्होंने जान के वो श्योरिटी बॉन्ड नहीं लिया, मेरे 24 घंटा मेरे घर के ऊपर अटैक किया, या लोग जख्मी हुए, सब इलीगल था। अब ये मैं अपने लिए तो चले माफ कर दूं, मेरे घर में जो इन्होंने तोड़ फोड़ किए, लेकिन मुझे ये बताएं, जो लोग जख्मी हुए, जिनको उठा के जेलों में डाला, जो जिले शाह का कत्ल हुआ, उसको मैं कैसे माफ कर सकता हूँ? चले जी, एक ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे वापस आएंगे तो दोबारा गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से शुरू करेंगे जहां से टूटा है। वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब। सो अगर आपने कहा कि इसमें कानून की इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से वो चीज़ें माफ़ नहीं होंगी, लेकिन खौफ कुछ और है। खौफ ये भी है कि जब आप कमिटमेंट देंगे तो उसमें फिर गारंटीज कहाँ से है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको आगे जो है वो फॉलो भी करे। फॉर एग्जांपल वो कहते हैं जी 25 मई को शहबाज साहब देने वाले थे इस्तीफा, आप लॉन्ग मार्च लेकर आगे, पहले गुफ्तगू हो गई, बात तय हो गई, फिर शहबाज साहब ने तकरीर भी तैयार कर ली हुई थी, आप लॉन्ग मार्च लेके आ गए, उसके बाद उन्होंने कहा। देखिए मारिया, मैं आपको बताऊं, जो मैंने झूठ सुने हैं ना अपनी जिंदगी में, एक तो 3.5 साल में जब मैं पावर में था, बाजवा ने जो मेरे से झूठ बोले, और जो उसके बाद मैंने झूठ सुने हैं, मैं कभी नहीं समझता था कि रिस्पॉन्सिबल पोजीशन में लोग इस तरह झूठ बोलेंगे। देखें 20 दिन पहले मैंने अनाउंस किया कि मई के 1 मई को मैंने अनाउंस किया कि 20 मई को मैं अनाउंस करूंगा लॉन्ग मार्च। 20 दिन दिए,
20 दिन काफी नहीं थे कि अगर ये कोई निगोशिएट करना चाहते थे, कोई डेट सेट करना चाहते थे, कुछ 20 दिन काफी नहीं थे। 20 दिन जब 20 में आया, मुझे अभी भी याद है मुल्तान का जलसा था, फिर भी मैंने और टाइम दे दिया क्योंकि इन्होंने हमें कोई इंडिकेशन नहीं दिया। मैं 20 मई को मैं बनीगाला आने लगता हूं। मैं जब मुल्तान से फ्लाई करने लगता हूं तो मुझे अंदर से रिपोर्ट आती है कि पुलिस मेरे घर पे उस दिन रात को छापा मारने, मुझे अरेस्ट करने आ रही थी। मैं उधर से सीधा पेशावर चला जाता हूं, रात को पुलिस पहुंच जाती है मेरे घर। सो बदनीयती की लिमिट देखें कि मैं इनको टाइम दे रहा हूं, वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं मेरे घर में छापा मारने के लिए। और उसके बाद तब जाके मैंने डेट दी क्योंकि मुझे पता था ये संजीदा ही नहीं है, ये डेट ही नहीं देना चाहते इलेक्शन की। तब हमने लॉन्ग मार्च अनाउंस की थी। सर इतनी दफ़ा बार बार आप जो हैं आप कहते हैं कि बात बस आपने आपसे झूठ बोला, फिर भी आखिरी महीनों में आप कह रहे थे दे दें एक्सटेंशन और फिर उनके ही नीचे एक इलेक्शन हो जाए और फिर सब आगे बढ़े। वेयर वाज दैट कमिंग फ्रॉम? मैं आपको बताता हूँ, कई झूठ तो जब रिवर्स इंजीनियरिंग की ना मैंने, जब एक तो वहां झूठ हम बोलते रहते थे बीच में, लेकिन जब हमारी गवर्नमेंट गिराई, असल में जो वो रात थी ना 12 बजे जब हमारी गवर्नमेंट गिरी, 9 की रात, उस दिन क्लियर होना शुरू हुआ कि सारा वक्त हमारे से झूठ बोलते आए। आपको पता है कि मैं 1 साल पहले, गवर्नमेंट गिरने से 1 साल पहले, मैं मिडिल ईस्ट के सरबराह के साथ बैठा हुआ, शाह महमूद मेरे पास बैठा हुआ था। वो मिडिल ईस्ट का सरबराह मुझे कहता है क्या तुम्हें पता है कि बाजवा तुम्हारे खिलाफ हो गया? 1 साल पहले। मैं हैरान, उसमें हम तो एक पेज पे हैं। उसने कहा नहीं, वो अब तुम्हारे साथ नहीं है। मैं शाह महमूद की तरफ देखा, वो मेरी तरफ देख रहा है। हमने कहा हमारा तो बड़ा अच्छा रहा। उसने फिर कहा वो तुम्हारे साथ नहीं है। अब जब हम पीछे देखते हैं तो ये साल पहले से गेम शुरू की थी। फिर वो उनके नीचे इंतखाबात कैसे काबिल भरोसा होते थे? सुन तो लेना, मैं ये कह रहा हूं कि तब मैं बिलीव नहीं कर रहा था। अच्छा, जब हम पीछे देखते हैं, जब हमारी गवर्नमेंट गिरी, उसके बाद हम देखते हैं झूठ पे झूठ बोले गए हमारे से सारा वक्त। जब मैं पूछता था, मैंने एक दिन जन भाई, मैंने कहा आप शहबाज शरीफ को तो नहीं लाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि मुझे वो आईबी की तरफ से, वो मुझे जो आईबी का हेड था, वो मुझे टेक्स्ट भी नहीं करता था, वो आके खुद बताता था, क्योंकि उसको डर लगा हुआ था कि ये मॉनिटर कर रहे हैं। तो मुझे कहता कि ये शहबाज को लाने की कोशिश कर रहे हैं, पूरे मुज़ाकरात, फादर इन लॉ बीच में पड़ा हुआ है, वो मोहम्मद, वो जो अहमद है उसको सूर वाला, वो जाके गो बिटवीन बना हुआ है। अहमद खान। और बाद में पता चला डिक्की में भी शहबाज शरीफ पहुंच गया था वहां। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा इसके ऊपर 16 अरब रुपए के ओपन एंड शट केस है FIA का, 8 अरब का इसका केस, वो पापड़ वालों का, वो जो फेक अकाउंट्स का। मैंने कहा तुम इसको सोच तो नहीं रहे वजीर आजम? हो सकता है शरीफ मेरे सबसे बड़े दुश्मन है, वो ऐसे इतने सीधे मुंह से वो झूठ बोलता था। मैंने समझा ये नहीं, वाकई ये नहीं है क्या। फिर मुझे जब चीजें पता चलती रही, हमारा जब कोई महीना पहले होगा, मैंने फिर इससे कहा, मैंने कहा मुझे अगर आप ये गवर्नमेंट गिराने लगे, आपको पता है इकोनॉमी किसी से संभाली नहीं जाएगी, क्योंकि हमने बैलेंस कर रहे हैं, एक कमोडिटी सुपर साइकिल है, एनर्जी की कीमतें दुनिया में ऊपर चली गई है, ये बड़ा हम डेलिकेट बैलेंस कर रहे हैं अपनी सारी इकोनॉमी को। तो मैंने कहा किसी से संभाली नहीं जाएगी। शौकत तरीन को भेजा अगले दिन, इसके साथ बैठे बाजवा को समझाए कि ये अगर पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन में कोई इकोनॉमी नहीं संभालेगा। और तब मैंने इसे कहा, मैंने कहा सुना आपको ये एक्सटेंशन ऑफर कर रहे हैं, हम भी आपको एक्सटेंशन ऑफर कर देते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ना गिराना इस टाइम पे। ये भी कहा आपने, लेकिन खान साहब उससे पहले जब उनका टेन्योर खत्म हो रहा था, उससे 1 महीने पहले भी आपने कहा कि एक्सटेंशन देके इलेक्शंस इन्हीं के नीचे हो जाएं और फिर हम आगे चले। ये आखिरी वक्त मैं आपको दो दफा ऑफर की। एक दफा तब की सीधे मुंह से, ओह मैंने तो पहली एक्सटेंशन बड़ी गलती लेने की, इतना बड़ा झूठ, पूरा प्रेशर डाल के इसने एक्सटेंशन दिलवाई है ना। वो उस वक्त 2 जनरल्स हमारे पास आए, मैंने सारे 4 मेन सीनियर्स को कन्विंस कर दिया कि इसको, मैं उनको कहता गया कि ये टाइम नहीं है एक्सटेंशन का, नहीं वो बड़ा जरूरी है। तो पहले तो ये कहना जी मैं तो चाहता ही नहीं था, पहला झूठ। उसके बाद जब हमारी गवर्नमेंट गिर गई, मेरी जब आरिफ अलवी के साथ इससे मीटिंग हुई, मैंने इस फिरका इलेक्शन, हम इलेक्शन चाहते हैं, इस सिर्फ स्टेलमेट से निकलना के एक ही तरीका है। तो कहता हो फ्लड्स आ गए हैं, वो ये होगा वो होगा। अभी तक हमने कहा अगर फ्लड्स के दौरान
اگر آگے بھی چلا جاتا ہے اور کنٹینیوٹی آپ چاہتے ہیں تو ہم فلڈز کے دوران کے لیے ایکسٹینشن دے سکتے ہیں الیکشن کروانے کے لیے. یہ دوسری دفعہ تھا. اس کے علاوہ میں نے اس کو ایکسٹینشن کی بات نہیں کی پہلی دفعہ, کیونکہ مجھے یہ پتا چلا کہ شہباز شریف نے اس کو ایکسٹینشن آفر کی ہوئی ہے. وہ بعد میں پتا چلا کہ نواز نے نہیں مانا. ایشو کیا تھا؟ ایشو بڑا سمپل ہے. جنرل باجوہ نے ایکسٹینشن کا پلان کیا ہوا تھا. وہ امریکہ میں لابی کرنا شروع کر دی تھی انہوں نے کہ امریکنز اس کو ان کی ایکسٹینشن کو انڈورس کریں. اس کے لیے ہندوستان سے بھی اچھے تعلقات چاہتے تھے. کشمیریوں کو ان کو کوئی فکر نہیں تھی, کیونکہ اگر آپ ہندوستان مودی کو بلا لیتے ہیں کشمیریوں کو تو آپ نے ختم کر دیا نا. لیکن میرا اس سے آگے میری ریڈنگ میں آپ کو بتاتا ہوں ماریا, جنرل باجوہ کی کوئی آئیڈیالوجی نہیں تھی. ان کی ہر انسان کا کوئی نظریہ ہوتا ہے. میں نے جو ان کو ریڈ کیا ان کا کوئی نظریہ نہیں تھا. یعنی ہندو اگر کشمیری جاتے ہیں تو وہ جائیں, اگر اس ملک میں بڑے بڑے ڈاکو ملک کو چوری کر کے پیسہ باہر لے گئے. اب ان کو ساروں کو پتا تھا, یہی جنرل باجوہ کو, یہی ISI کو پتا تھا کہ نواز شریف اور زرداری نے کتنا پاکستان کا پیسہ چوری کر کے باہر لے کے گئے. مجھے پریزنٹیشنز دی ہوئی ہیں پچھلی ISIs نے, ان کو ساری ڈیٹیلز تھیں کہ انہوں نے کتنا پیسہ چوری کیا ہے, جو پبلک میں نہیں آتا. ان کے پاس اور ڈیٹیلز ہیں کہ انہوں نے کتنا پیسہ چوری کیا, اور ان لوگوں کو وہ NRO دینے کے لیے تیار ہو گئے. بات صریحت یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی نظریہ, کوئی موریلٹی ہو, کوئی سینس ہو, تو آپ کیسے ان چوروں کو NRO دے سکتے ہیں؟ شہباز شریف کو انہوں نے بچایا. شہباز شریف کو تو کنوکٹ ہونا تھا اس نے. انہوں نے پوری مدد کی کہ وہ کنوکٹ نہ ہو, وہ لمبی لمبی ڈیٹس دلوا دی اس کو, اینڈ میں اس کو اوپر بٹھا دیا. تو اگر آپ میں یہ سینس ہی نہیں ہے کہ ایک ملک کے اندر بڑے بڑے چوروں کو آپ NRO بھی دے دیں گے, کشمیریوں کو بھی بیچ دیں گے, تو اس کا مطلب آپ کا نظریہ تو کوئی نہیں ہے. خان صاحب یہاں ایک بریک لینی ہے, اس کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو جو نئی ٹکٹس اوارڈ کیے گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ان صوبائی الیکشنز کے لیے, اس پہ بات. ویلکم بیک جی. عید کا دوسرا دن ہے اور آج ہمارا یہ سوالیہ اسپیشل ہے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب کے ساتھ. آخری 4-5 منٹ ہے تو کوئکلی میں ذرا جو ٹکٹس آپ نے ابھی ریسنٹلی دی ہیں اس حوالے سے کویسچنز جو ہیں کچھ میرے ذہن میں ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ آپ نے پچھلے تجربے سے سیکھ کر پھر اس مرتبہ نہ فواد چودھری کو ٹکٹ دیا, نہ شاہ محمود قریشی کو, نہ حماد اظہر کو ٹکٹ دیا. پچھلی دفعہ تو بہت سارے کنٹینڈرز تھے CM کے. سو اس مرتبہ مختلف اسٹریٹجی. آپ نے پہلے ہی کہا کہ آپ علیحدہ, وفاق علیحدہ, پنجاب علیحدہ. نہیں یہ بات نہیں ہے. شاہ محمود, حماد اور فواد چودھری میرے مین منسٹرز تھے سینٹر میں. اگر ان ساروں نے ادھر ہی چلا جانا پروونس میں تو سینٹر کون چلائے گا؟ فواد صاحب کا دل تو ٹوٹا ہے. انہوں نے ٹی وی پہ بولا ہے کہ مجھے اچھا نہیں لگا کہ مجھے دے دیتے ٹکٹ. تو ایسپریشنز تو تھیں. خواہشوں کے اوپر ملک نہیں چلا کرتا. جو نیشنل انٹرسٹ ہے, جو میں سمجھتا ہوں, کیونکہ لیڈر اس وقت میں ہوں, جب کوئی اور لیڈر بنے گا تو وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ ڈیفائن کرے. میرے لیے جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ اصل میں تو فیڈرل گورنمنٹ انجن ہے ملک کو چلانے کے لیے. تو اگر میرے مین منسٹر چلے جاتے ہیں پروونس میں ہیں تو, اور آپ کے جو فیڈرل گورنمنٹ میں جو منسٹریز ہوتی ہیں وہ زیادہ سے زیادہ 6 یا 7 منسٹریز ہوتی ہیں جو کی ہوتی ہیں, باقی آلسو رین ہوتے ہیں. تو اگر کی منسٹریز ہی جا کے پروونس میں چلے جائیں تو وہ کس نے چلانا ہے؟ سو کون ہے آپ کا مین رنر, فرنٹ رنر کون ہے پنجاب کی CM شپ کا؟ ابھی میں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا. سر یوزلی آپ تو بہتر سمجھتے ہیں جب ویسٹرن ڈیموکریسیز کی آپ ایگزامپل دیتے ہیں تو وہاں آلریڈی ایک فیس ہوتا ہے کہ بھئی یہ ہماری ٹیم ہے, یہ ہمارا ٹیم لیڈر ہوگا, یہ پنجاب کو لیڈ کرے گا. آپ اینڈ تک انسرٹنٹی نہیں, وہ انسرٹنٹی کی بات نہیں ہے. وہ اصل میں ہمارا جو لاسٹ ٹائم تھا, میں پچھلے ایکسپیرینس کی بات کر رہا ہوں 2018 میں 3 پنجاب کے سیلف اپوائنٹڈ CMs کینڈیڈیٹس بن گئے. ان تینوں نے آپس میں میچ ڈال لیا اور 2 نے بڑا ڈیمیج کیا ہمیں, کیونکہ وہ شروع ہو گئے پہلے سے کہ ہم جیت کے تو ہم نے CM بننا ہے, تو وہ اپنے اپنے لوگوں کو نوازنا شروع ہو گئے, کیونکہ اینڈ میں ووٹ چاہیے ہوتی ہے بننے کے لیے. اس کی وجہ سے مجھے عثمان بزدار کو کیوں بنانا پڑا, کیونکہ 3 گروپس جب ہماری گورنمنٹ بنی پنجاب میں تو 3 گروپس بن گئے. وہ ایک گروپ کہتا تھا کہ اگر آپ نے اس کا آدمی لیا تو ہم نہیں اس کو ووٹ دیں گے, دوسرا کہتا تھا. تو ہم اس لیے ایک کینڈیڈیٹ لیا جو سب کو بنائن تھا, یعنی جس کو آبجیکٹ کوئی نہیں کر رہا تھا, اس لیے ہم پاس گئے. اس باری صاحب تو وزیر اعلیٰ کے سیریس کینڈیڈیٹ ہیں آگے نہیں. اس باری کوئی بھی جو بھی کینڈیڈیٹ ہے نا, میں ابھی اناؤنس اس لیے نہیں کر رہا کہ ابھی میچ ڈال جائے گا, پڑ جائے گا, ابھی سے شروع ہو جائے گی گیم, جو میں نہیں چاہتا. اور میں ان تینوں کو اس لیے نہیں کیا کہ ان میں ابیلٹی نہیں ہے چیف منسٹر بننے کی, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے سینٹر میں ان کی ضرورت ہے. سو ابھی تو آپ کے پچھلے 2 وزراء اعلیٰ کے ساتھ تجربے تھے نا, ایک تو پرویز لائی صاحب اور عثمان بزدار صاحب. ہو پرفارم بیٹر؟ دیکھیں وہ چھوڑے, وہ اس کی اب بات نہ کریں کیونکہ دونوں ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے.
दोनों की डिफरेंट सलाहियतें थी, लेकिन इंशाल्लाह देखें कामयाबी का तो एक ही राज है, आप अपनी गलतियों से सीखें। तो मैंने अपनी गलतियों से जितना मैंने सीखा मेरे ख्याल में कोई नहीं सीख सकता, क्योंकि मैंने तो सफर किया ना, मैंने अपनी गलतियों की बड़ी भारी कीमत अदा की है, जिसमें सबसे बड़ी मेरी गलती थी कि मैं हमेशा एक ट्रस्टिंग आदमी था। मैं लोगों को समझता था, अगर वो कुछ कहे तो मैं ट्रस्ट करता था। वो अगर अपने आप को साबित करे कि वो फिर उसका ट्रस्ट का वो डिजर्व नहीं करता, फिर मैं उनको, लेकिन जो बाजवा ने मुझे मेरे से किया है, मैं इस नतीजे में आया हूं कि प्राइम मिनिस्टर बन के आप कभी किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकते। लेकिन सीएम को तो आपको बड़ा ट्रस्ट करना पड़ेगा। परवेज लाई साहब हैं, मुन्ना सलाई साहब हैं, उस्मान बुज़दार साहब हैं, फिर सब्तैन खान साहब, बड़े कैंडिडेट्स हैं आपके लिए। मुश्किल हो जाएगा आगे चूज करना, या सोच लिया? चलिए नाम बताएं, सोच लिया? वैसे मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं है, सोच लिया मैंने अपनी सारी पुरानी गलतियों से सीख के, तो मैं इंशाल्लाह एक ऐसा चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करूंगा जो कि अब पंजाब को उस लेवल के ऊपर लेके जाए। क्योंकि वैसे बाय द वे उस्मान बुज़दार की जो परफॉर्मेंस है ना, क्योंकि ज्यादा तो उसका टाइम था वो, क्योंकि उस्मान बुज़दार पब्लिक में नहीं आते थे, क्योंकि उनकी ये एबिलिटी नहीं थी अपने आप को प्रोजेक्ट करने की या अपनी अचीवमेंट्स को प्रोजेक्ट करने की, वो मीडिया शाय थे, उसकी वजह से वो चीजें प्रोजेक्ट नहीं हो सकी। आपकी अपनी पार्टी के अंदर लोग उन्हें कन्विंस थे उनकी सीएम, आपका वोटर कन्विंस नहीं था, आप अनाउंस करके देखिए। मैं मारिया आपको बताता हूँ, हमारी दो प्रॉब्लम्स हो गई थी। एक तो हमारे लोग थे जो समझते थे उनको चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए, दूसरा एक जनरल बाजवा ने कॉन्स्टेंटली उस्मान बुज़दार के खिलाफ कैंपेन चलाई। वो उस्मान बुज़दार को इसलिए नहीं हटाना चाहते थे कि वो समझते थे कि वो कोई वीक कैंडिडेट है या कुछ, वो इसलिए कि वो अलीम खान को बनाना चाहते थे। अलीम खान ने 5 कनाल का प्लॉट इनके फादर इन लॉ को एक घर बना के दिया था अपनी इस्लामाबाद की हाउसिंग सोसाइटी में। उनकी जहां तक हमें पता है, उनका वो भी रियल एस्टेट में थे, इनके भी जो जानने वाले हैं वो सारे रियल एस्टेट में थे। मैं उनको समझाता रहा कि मैं उसको इसलिए नहीं बना सकता क्योंकि एलडीए ने मुझे पूरी आके प्रेजेंटेशन दी इस्लामाबाद में कि इन्होंने इलीगल जमीनों के ऊपर इलीगली कब्जा कर लिया है, जो कि फॉरेस्ट की जमीन है, जो रिवर बेड के अंदर जमीन है। उन्होंने मुझे पूरी प्रेजेंटेशन दी। अब मैं इसको समझा रहा था, मैंने कई दफा बाजवा को बताया कि ये इशू है, लेकिन बाजवा साहब के सामने करप्शन इशू नहीं था कोई। तो वो मुझे बार बार कहे कि अलीम खान को, जब अलीम खान को फाइनली हमें जब चॉइस कोई नहीं थी बनाया, तो परवेज लाई ने कहा मैं इसको नहीं एक्सेप्ट करता। अब जो आजाद उम्मीदवार हो, पीटीआई के नाराज हमेशा इलेक्शन से पहले फटा पड़ता है ना, जिनको टिकट नहीं मिलता वो कहते हैं आजाद इलेक्शन लड़ेंगे, वो वोट काटते हैं, वोट तोड़ते हैं, फिर शायद दोबारा आपसे कहें कि सीटें जीत के ये भी कह सकते थे कि हमें दोबारा शामिल होना चाहेंगे। तो एक पॉलिटिकल साइकिल है, तो वो ये खदशा है आपको? देखिए इस बारी इंशाल्लाह जो पीटीआई का टिकट है ना उसको वोट पड़ेगी। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमने रिकंसिलिएशन कमेटीज बनाई है कि जिनको टिकट ना मिले, अभी वैसे मैं अपील सुन रहा हूँ, मैं जो भी लोग समझते हैं कि उनको मिलना चाहिए, हमने पूरी कमेटी बैठाई है, अभी भी मैं वो अपील्स ही सुन रहा हूँ सारी, और मैं पूरी कोशिश करूंगा, इन्वेस्टिगेट करूंगा कि किसी से ज्यादती ना हो। लेकिन एक दफा आपने टिकट दे दिया, हम बाकियों को कहेंगे कि देखिए जब गवर्नमेंट आती है बड़ी जगह होती है आपको कहीं ना कहीं पोस्ट करने के लिए बहुत होती है कि आपको अकोमोडेट कर सकते हैं, लेकिन जो अलहदा खड़ा होगा, एक दफा हमने पूरी तफ्तीश करके टिकट दे दिए, तो जो भी फिर खड़ा हो जाएगा उसको फिर हम पार्टी में नहीं रखेंगे। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ख्याल रखिए। ईद मुबारक।